नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड से मैं हूं पूजा भारद्वाज। कोरोना के मामले लगातार मुंबई में कम हो रहे हैं। इसको लेकर नाइट कर्फ्यू यहां पर खत्म कर दिया गया है, उसे बढ़ाया नहीं गया है और इसी के साथ ही समंदर किनारे अब चहल पहल भी लोगों की बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना महामारी के बीच किस तरह से बर्ड फ्लू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। कम से कम देश भर में 4 ऐसे राज्य हैं जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। लाखों पक्षी मरे हुए पाए गए हैं अलग अलग राज्यों में। देखिए रिपोर्ट। केरल में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा का दुखद सिलसिला। ठीक पीछे आप देख रहे हैं करीब 9000 बतखों की चिता। वे इन 2 किसानों के थे। अधिकारियों के मुताबिक एवियन फ्लू का संक्रमण रोकने के लिए अलापुझा और कोट्टायम में हजारों बतखों को खत्म किया जा रहा है। हमारे पास गुजारे का और कोई जरिया नहीं है। यहाँ भी वही कहानी है, कुछ मामलों में बदतर। जैसे शिबू इब्राहिम की कहानी। क्रिसमस के दौरान उसकी बिक्री सबसे ज्यादा होती, लेकिन बतखों के बीमार पड़ने पर उसे इन्हें बेचने से रोक दिया गया। उसे हर बतख के करीब 200 रुपए मिलते। अब उसकी 3600 बतखें मर चुकी हैं। या तो खुद मर गईं या संक्रमण रोकने के लिए मारी गईं। इसके लिए कोई बीमा नहीं है। पहले कभी था लेकिन अब नहीं है। वेटनरी स्टाफ सारा काम पीपीई किट में कर रहा है। अधिकारियों को संदेह है कि संक्रमण प्रवासी पक्षियों से हुआ है। पीपीई किट के बिना हम काम नहीं कर सकते। बतखों की गर्दन मरोड़ दी जाती है और फिर बोरे में डाल दिया जाता है। बोरा बांधा जाता है, फिर इन्हें लकड़ियों के साथ जला दिया जाता है। बहरहाल केरल में संक्रमण अभी लोकल है। बस 2 जिलों अलापुझा और कोट्टायम में बिक्री पर नियंत्रण है और प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पक्षियों को मारा जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। 2 महीने से ज्यादा बड़े पक्षियों के लिए 200 रुपए प्रति पक्षी और 1 महीने से कम के पक्षी के लिए 100 रुपए। आलपुरा के इन हाउस बोट्स में हो या फिर होटल्स में, डक्स एक स्पेशलिटी है। लॉकडाउन के कुछ महीनों में जो बिजनेसेस को काफ़ी नुकसान हुआ है, वो एक तरफ, अब देखा जाए तो फार्मर्स को और भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण। कैमरा पर्सन SP बाबू के साथ स्नेहा कोशी, NDTV के लिए। और हरियाणा के पंचकुला में बीते कुछ दिनों में 10 फार्मों में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। कारोबारियों को डर है कि अगर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो जाती है तो उनके धंधों पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के पंचकुला जिले का बरवाला शहर, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मुर्गी पालन पट्टी कहलाता है और जहां 120 फार्म में रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा अंडे होते हैं और 15,000 लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ के 10 फार्मों में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई है। लेकिन सुधीर अग्रवाल जैसे बड़े मुर्गी पालकों को हाल की इन मौतों का कारण बर्ड फ्लू नहीं लगता। ये एक्चुअली रानीखेत की प्रॉब्लम है, जो कि पोल्ट्री की बड़ी कॉमन डिजीज़ है और हर साल विंटर में ये आती है एक बार जरूर। तो इस बार क्या हुआ, जो वैक्सीनेशन इसके लिए हम करते थे वो इतनी इफेक्टिव नहीं हुई, उसका वायरस मोटेट हो गया था। तो वो जो वैक्सीन जो हमारे को चेंज करके मिली, वो अभी लास्ट 20-25 डेज हमें को पहले हमारे को मिली है। वो अराउंड 10th को हमें मिली वो। उसके बाद वो वैक्सीन हमने अप्लाई कर दी। अब फार्मों पे बहुत रिलीफ है। उससे पहले थोड़ा बहुत जो डैमेज हो गया, जो नुकसान हो गया, वो हो चुका है। अभी कुछ नहीं ऐसा है। लेकिन बरवाला से कारोबार करने वाले महबूब आलम जैसे इलाके के बहुत से अंडा व्यापारी जो असम और बिहार तक अंडे सप्लाई करते हैं, उन्हें डर है कि बर्ड फ्लू निकल आया तो उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। बीमारी तो सर्दी में हर साल मुर्गी मरती है, कम बेसी कोई पहली बार नहीं ऐसी मुर्गी मरी, हर साल मुर्गी मरती है। लेकिन इसको ये नाम देना कि बर्ड फ्लू के लेकर मुर्गी मरा, ये गलत चीज है। बिजनेस में हम लोगों का बहुत ही असर पड़ा। हम लोग का भविष्य तो खतरा में आ चुका है। आगे पैसा आएगा कि ना आएगा, हम लोग को जो पास में माल है वो कस्टमर लेंगे नहीं ले, कच्चा चीज है, हम लोग ज्यादा दिन रोक भी नहीं सकते हैं। 90% अंडा उधार जाता है। गाड़ी पहुंचने के बाद लोग वहां माल बेच के पेमेंट देते हैं। एक तो बर्ड फ्लू, एक तो आपका ये कोरोना से उभरने में इतना टाइम लगा, जब उभरे तो उसके बाद में अभी जाके ये नया अफवाह आ गया है। मुर्गियों के खून के नमूनों को राज्य पशुपालन विभाग ने जालंधर की रीजनल डिजीज डायग्नोसिस लेबोरेटरी भिजवाया है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। और हमने जालंधर अपना जो DDL लैब उन पे भेज दिए सैंपल्स और आज भी वहाँ पे टीम आई हुई है जो कि पोल्ट्री के पंचकुला के अंदर जो पोल्ट्री के सैंपल से लिए जा रहे हैं।
जब तक कि कोई रिपोर्ट नहीं आती किसी प्रकार के निश्चय पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तक 4,30,000 के आसपास डेथ हो चुकी है। हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो फार्मर्स या जो लेबर्स जो फार्म्स के ऊपर भी रहती है, अगर कोई डेड वेड मिलता है तो उनको सीधे हाथों से ना छुए, अपने ध्यान रखें, अंडे को उबाल के खाएं पूरे। अगर वो मीट भी लेता है तो कंज्यूम करता है तो पूरा उसको बॉयल करके खाएं, हाफ कुक ना खाएं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 2700 प्रवासी पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत के बाद वहां पोल्ट्री उत्पादों पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही पूरे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में हरियाणा और पंजाब में कोविड के केसेस में कमी देखी गई, लेकिन अब बर्ड फ्लू एक नई चुनौती की तरह सामने आया है, जिसकी वजह से सेहत विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है मुर्गी पालन करने वाले किसानों को, जिनका कहना है कि कोविड की वजह से उनके व्यापार को पहले ही धक्का लगा था और अब दोबारा से नए साल में बर्ड फ्लू की वजह से आगे भी उनके लिए कठिनाइयां ही होंगी। पंचकुला से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां बीमार पति के लिए प्रार्थना मांगने गई मंदिर में एक महिला के साथ गैंग रेप होता है और फिर उसकी बर्बरता के साथ हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि इस मामले में मंदिर के पुजारी समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो महंत है आरोपी वो अभी भी फरार है और पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि हो चुकी है। वो अपने बीमार पति की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ मांगने मंदिर गई थी। गैंग रेप के बाद मार डाली गई। शाम 5 बजे निकली, 7 बजे तक नहीं आई तो बेटे ने फ़ोन किया, फ़ोन बंद मिला। रात 11 बजे मंदिर के पुजारी 2 साथियों के साथ उसकी लाश उसके घर छोड़ के चले गए। तुम्हारी माँ किसने मारी? ये डाल के गए, उन्होंने मारी है। मतलब बाबा ने? तुझे पहले जाती थी बाबा के पास? पूजा करने जाती थी, पहले जाती थी। तो जैसे रात के 11 बजे, तो किस टाइम से पूजा करने वहाँ गई? शाम को गई थी। क्या बजे लगभग? 5 बजे। अगली सुबह घर वालों ने इलाके के थाने में एफआईआर लिखवानी चाहिए, लेकिन थाना इंचार्ज ने नहीं लिखी। उनका कहना था कि महिला कुएं में गिर के मर गई है। एसएसपी के दखल से एफआईआर लिखी गई। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की तस्दीक के बाद एफआईआर में हत्या के साथ गैंगरेप की दफा बढ़ाई गई। पुलिस ने जल्द ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सब पे एनएसए लगेगा। ये फिट केस बनता है एनएसए का, हम इसमें एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो परिवारजन हैं उनको जो प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से जो सहायता धनराशि और अन्य अनुदान जो है वो करीब 20 लाख रुपए तक के हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत। इसके अलावा रानी लक्ष्मी महिला सम्मान कोष से ये सब उनको दिलवाए जाएंगे। कहाँ थे आप? लेकिन आरोपी पुजारी का कहना है कि वो उसे कुएं में गिरी मिली थी। तुझे कब आई थी यहाँ? शाम आई है। कल शाम या आज शाम? आज शाम जा खत्म नहीं था। कल शाम। तो फिर इसके बाद में घर वालों को सूचना ना दी? घर वालों का फोन नंबर ना हो, फिर दही बात बस ना। फिर जब मर कैसे गई? हाँ, कुएं में कैसे गिरी? कुआ में आई है तब मैं लेकर ही है, गिरी। अपना भी गिर गई और हमारे मालूम ना पड़ी, तुम्हें जानकारी ना? हाँ, जब क्या नहीं तो बच के गए अंदर के क्या नहीं। हाँ। तो पता चल गई तुम्हें? हाँ। 17 घंटे बाद इस घटना की एफआईआर होना ये बताता है कि महिला सुरक्षा के इतने संवेदनशील मामलों में पुलिस के तमाम लोगों का रवैया अभी भी कैसा है। मुख्यमंत्री इससे नाराज हैं। उन्होंने बरेली जोन के एडीजी को इसकी जांच सौंपी है और एसटीएफ को इसमें सहयोग करने कहा है। बदायूं में रणदीप और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि व्हाट्सएप अब यूजर डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेगा। इसको लेकर अब पॉपअप मैसेजेस भी आने शुरू हो गए हैं और अगर आप व्हाट्सएप चलाते रहना चाहते हैं तो इस पॉलिसी को स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप देश के 34 करोड़ व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों में से एक हैं, तो आपके पास भी ये पॉपअप मैसेज आया होगा। अभी भले ही आप इसे एक्सेप्ट ना करें, लेकिन 8 फरवरी से अनिवार्य हो जाएगा। यानी अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो आपके लिए व्हाट्सएप बंद। You cannot use a product or a service unless you accept to। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों से टर्म एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने या फिर व्हाट्सएप को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन के यही मायने हैं। ये सच है कि यूजर का करार व्हाट्सएप से ही है, फेसबुक से नहीं, लेकिन फेसबुक व्हाट्सएप को खरीद चुका है। अगर फेसबुक के पास डेटा जाने को लेकर आप परेशान हैं
तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। Access to some of their data because Facebook does own WhatsApp. इस डेटा का इस्तेमाल बेहतर एड टारगेटिंग और एनालिटिक्स के लिए हो सकता है। इस नए अपडेट के साथ फेसबुक को व्हाट्सएप से डेटा एनालिटिक्स मिलेंगे। भले ही आप व्हाट्सएप पर ना हो, पहले व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता था कि फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने के ऑप्शन को आप नो कर सकते थे। हालांकि अहम बात यह है कि आपकी चैट्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेंगी और व्हाट्सएप उन्हें नहीं पढ़ सकेगा। इन अपडेटेड प्राइवेसी टर्म्स से सवाल उठता है कि फेसबुक आखिर कितना डेटा यूजर से इकट्ठा करता है और उसका क्या करता है। हालांकि अगर आप व्हाट्सएप चलाते रहना चाहते हैं तो नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर आप व्हाट्सएप के दूसरे विकल्प जैसे टेलीग्राम और सिग्नल पर जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना वैक्सीन के अभियान की शुरुआत से पहले ही वैक्सीन पर भरोसे को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों की राय बेहद अहम है कि क्या वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और अगर हाँ तो कौन सी, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियां अपने आखिरी दौर में हैं, तो दूसरी तरफ ये सवाल खड़ा हो गया है कि कौन सी वैक्सीन चुनी जाए, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। डॉक्टरों की राय इस पर बटी हुई है। डेफिनेटली हम कोवैक्सीन जो पूरी तरह से भारत में बनाया गया है, भारत में विकसित हुआ है, उसको ही प्रेफरेंस देंगे। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने लोगों को ये बताना चाहिए कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, उनको साइड इफेक्ट्स है वो बहुत कम है, तभी सब लोग स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ये वैक्सीनेशन करवा के लेंगे। अभी तो फिलहाल कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स इससे डर रहे हैं क्योंकि इसका जो टेस्टिंग है, इसका जो क्लिनिकल ट्रायल्स है, जो ह्यूमन ट्रायल्स है, वो थर्ड फेज में इतने बड़ी मात्रा में किया नहीं है और इसलिए हो सकता है कि इसमें साइड इफेक्ट्स आने की बहुत ही आशंका है। एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है उसके ऊपर जो काफ़ी स्टेजेस की जो स्टडीज़ होनी चाहिए वो हो चुके हैं और वो सीरम इंस्टीट्यूट का जो है, मुझे लगता है वो सबको रेकमेंड करना चाहिए और सब लोग ने लेना चाहिए। रहा सवाल दूसरे वैक्सीन का, वो कितने स्टेजेस पूरे हो गए इसकी मुझे मालूमात नहीं है, तो मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन या गलत इमेज कोई बनाना नहीं चाहता। लोगों को डरना नहीं चाहिए सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी के बारे में उनकी चिंता ज़्यादा अग्रसर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि बाकी के जो mRNA वैक्सीन हैं उससे अगर तुलना करें तो ये वैक्सीन की एफिकेसी 70% कोविशील्ड के लिए और 50 से 60% कोवैक्सीन के लिए बताई जा रही है। पर जैसा मैंने पहले कहा कि अभी फिलहाल तो सिर्फ कोविशील्ड ही जो है रोल आउट हो रहा है, कोवैक्सीन जो है बैकअप के लिए रखा है। स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर भी उलझन में है और इन्हें खुद भी साइड इफेक्ट्स की जानकारी नहीं। वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है वो पता नहीं है, तो ये क्यों जबरदस्ती से रोल आउट कर रहे हैं प्लान्स। नर्सेस, डॉक्टर्स, ऑलरेडी वो लोग ने इतना काम किया है पिछले 9 महीने में, और अभी हम अगर ऐसी दवाई दे जिसका एफिकेसी हमको खुद को पता नहीं है, दूसरी चीज हम उनको इंश्योर नहीं कर रहे और उनको जिम्मेदार कर रहे हैं कि आप अपने हिसाब से अपने मंजूरी के साथ आप ये वैक्सीन लेना, तो वो भी गलत है। तो एथिकली मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन है और ये सब जरूरत नहीं है इसकी। हम वेट कर सकते हैं। अब अगर एक डॉक्टर है, एक हेल्थ वर्कर है, अगर वो खुद बीमार पड़ गया तो वो बाकी लोगों को कैसे कहेगा कि आप ये वैक्सीन लो। तो इस तरह से जो है मेरे ख्याल से जो है डर जो है, खौफ उसी वजह से है कि मतलब 100% एफिकेसी हो सकती है आने वाले वक्तों में जब क्लिनिकल ट्रायल और होगा और भी वैक्सीन आएंगी, पर जो डर है वो डर निकालना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि 100% जो है साइड इफेक्ट ना हो। और मॉडर्न मेडिसिन के अंदर 100% साइड इफेक्ट ना हो ऐसा नहीं होता है, साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत तो होता है। कई वरिष्ठ डॉक्टर कैमरे पर राय रखने को राजी नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स जरूर ये मांग रख रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर थोड़ी और जानकारियां सार्वजनिक की जाएं, ताकि लोगों में भरोसा बढ़े। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका इंदौर की सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुनव्वर फारूकी के साथ साथ 4 अन्य लोगों को शनिवार के दिन गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें 13 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों हुई गिरफ्तारी, अनुराग द्वारी की इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यतेंद्र कुमार गुरु की इस अदालत ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनके दोस्तों को जमानत नहीं दी। पुलिस की दलील को माना कि अगर उन्हें जमानत मिलती है तो इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। मुनरो कैफे में इन दोनों आरोपीगण द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया था तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका भी पालन नहीं किया गया था और नाबालिग बच्चों और माताओं के सामने भी अश्लीलता प्रदर्शित की थी और इनकी प्रथम जमानत आवेदन श्रीमान सीजेएम साहब द्वारा खारिज किया गया था और उससे व्यतीत होकर आज इन्होंने यह आवेदन पत्र माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष विचाराधीन था, जिसे आज माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए इस कारण से इस आवेदन को आज माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। शासन की तरफ से इस बात पर पैरवी की गई कि यदि आरोपियों को जमानत दी जाती है तो उससे जो जनमानस है उनमें गलत मैसेज जाएगा और किसी तरह के इन लोगों को अगर जमानत दी जाएगी तो उससे कुछ परिस्थिति खराब होने की संभावना है। माननीय न्यायालय अनुसार जो प्रकरण की परिस्थिति है उसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत निरस्त की है। हमारे पक्षकार जो हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी नहीं की गई और यदि उन्होंने कोई किसी तरह का ह्यूमर या कॉमेडी करी भी है तो उसका इंटेंशन किसी भी व्यक्ति के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इन सब आधारों पर हम अब आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत करेंगे। पुलिस ने मुनव्वर फारूकी, नलिन यादव, एडविन एंथनी, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास को बीजेपी विधायक के बेटे एकलव्य गौड़ की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था। गौड़ की शिकायत थी कि आरोपियों ने हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 299A यानी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के तहत किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने, धारा 269 गैर कानूनी या लापरवाही से किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना और आईपीसी के अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। घटना के बाद कुछ वीडियो सामने आए जहां फारूकी को मंच पर गौर के साथ बहस करते और बाद में माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। पहले तो आप ये सोचते हो कि सिर्फ मैं हिंदू देवी नहीं, मेरा सबसे पहले वीडियो में सबसे पहला जो टेररिज्म और इस्लाम पे आपने अल्लाह के ऊपर या पैगंबर साहब के ऊपर बनाया। सर मेरी पूरी बात है, अगर मेरे जोक से किसी के धर्म को या किसी के आस्था को ठेस पहुंचती है तो मैं वो कभी नहीं चाहूंगा, मेरा काम है। और वो वीडियो 15 दिन बाद अपलोड मैंने किया है और आपने उसका एंड नहीं देखा होगा। तो मैंने फर्स्ट इन्होंने जो कहा कि इसके लिए इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, तो उसके लिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जाके वो वीडियो चेक कीजिए, उसके एंड में मैंने क्लियरिफिकेशन डाला है। इसके बाद मुनव्वर के दोस्त सदाकत की भी कोर्ट परिसर के पास पिटाई की तस्वीरें वायरल हुई। तुकोगंज पुलिस ने अपने आवेदन में ये भी संदेह व्यक्त किया है कि ये कार्यक्रम मालवा निमाड़ क्षेत्र में हाल में ही जो सांप्रदायिक तनाव और हिंसा हुई है इसकी पृष्ठभूमि में एक सुनियोजित प्लान का हिस्सा भी हो सकता है। इंदौर से समीर, हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और कड़ाके की इस ठंड में कौन है जो बन रहा है बेजुबान जानवरों का सहारा, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस ठंड से खुद को बचाने के लिए लोग कई तरह की कोशिशें कर रहे हैं। जो बेजुबान जानवर हैं वो भी ठंड झेल रहे हैं। ऐसे में नोएडा में एक संस्था ने एक शेल्टर होम खोला है बेघर कुत्तों के लिए, ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। ये एक शेल्टर होम है जो खास तौर पर कुत्तों के लिए खोला गया है। नोएडा के सेक्टर 127 में इसे खोलने वाले शख्स हैं दितेश गर्ग। उनका कहना है कि शेल्टर होम में करीब 120 कुत्ते हैं, जिनमें पैरालाइज्ड बूढ़े और नेत्रहीन कुत्ते भी शामिल हैं और बीमार कुत्तों का इलाज भी किया जा रहा है। शेल्टर होम में 8 स्टाफ मेंबर काम कर रहे हैं। कुत्तों को ठंड से बचाने के लिए यहाँ हर तरह की सुविधा है। इस भयंकर सर्दी के मौसम में ये शेल्टर होम इन बेजुबान जानवरों के लिए बहुत ही बड़ी मदद है।
और मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।